हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्मार्ट रेटिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे जो भी वीडियोज़ आएँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारा जो भी चैलेंज चल रहा था, वन डे वन ट्रेड चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। हमको 30 दिन में 110% का प्रॉफिट हुआ, बहुत अच्छा प्रॉफिट था। तो आज की वीडियो में हम आपको शेयर मार्केट के बारे में बेसिक जानकारी देंगे और हमारा जो लाइव ट्रेनिंग सेशन रहेगा वो भी चलेगा और हम आपको उसके साथ ही इंडियन शेयर मार्केट के बारे में भी जानकारी देंगे। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में 2 और चैनल के लिंक दी, जिसमें से एक चैनल जिसमें हम आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में बताते हैं। सो प्लीज़ जाके आपको उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और जो दूसरा चैनल है इसमें हम आपको फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में बताते हैं। सो प्लीज़ जाके आपको उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज हम आपको शेयर मार्केट के बारे में कंप्लीट जानकारी दे रहे हैं। आज हम आपको शेयर मार्केट के बारे में बेसिक जानकारी देंगे। तो शेयर मार्केट की शुरुआत हम करते हैं उस व्यक्ति से जिन्हें शेयर मार्केट का भगवान कहा जाता है, जिनका नाम है वॉरेन बफेट। हर कोई जानता होगा। तो वॉरेन बफेट जो हैं वो बचपन में, जब उनकी उम्र जो है 13 साल की थी, जिस समय सारे बच्चे गेम खेलते हैं, मस्ती करते हैं, सारी चीज़ें मतलब, तो वो उस समय ये आदमी बैलेंस शीट पढ़ा करते थे, कंपनियों के बैलेंस शीट निकालते थे और उन्हीं में अपना पूरा टाइम जो है एक्सपेंड करते थे। और सारा पैसा, जितना भी उन्होंने पैसा बनाया, सब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके ही कमाया। और उनका कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम उन्होंने पहले शुरू में नहीं किया था। अब तो उनके कई सारे बिजनेस है, लेकिन उन्होंने जो भी पैसा कमाया पूरा जो है शेयर मार्केट से कमाया। लेकिन कैसे कमाया, पहले तो ये समझिए। इन्वेस्टमेंट कई प्रकार की हैं। आप अगर आज एक एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7% तक लगभग मिल जाता है। डेट फंड में 6% तक मिल जाता है। आज रियल एस्टेट और गोल्ड में भी पिछले 5 साल से आपको 5% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं दे रहे हैं। तो और ऐसे ही सेविंग अकाउंट में अगर आप रखते हैं तो उसमें आपको बैंक 4% दे देती है। करंट अकाउंट में तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। करंट अकाउंट में आपको 1 भी परसेंट नहीं मिलता, सबको पता है। लेकिन म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में लोग 12 से 15% और कभी-कभी तो 18% तक आसानी से कमा पा रहे हैं। अब 2 तरह से इन्वेस्ट आप करते हो शेयर मार्केट में। एक तो आप म्यूचुअल फंड करोगे इनडायरेक्ट, या फिर किसी कंपनी का शेयर खरीद लो, उसे बोलते हैं डायरेक्ट। पर आज जो मैं फंडामेंटल पावरफुल जान देने वाला हूँ, उससे पहले मैं शेयर करूँगा कि शेयर मार्केट में लोग फेल क्यों होते हैं। तो देखिए, पहले समझते हैं। भारत के अंदर 4% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और अमेरिका के अंदर यही लगभग 50% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन कारण क्या है कि लोग इंडिया में क्यों नहीं करते? एक तो लोगों की रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, दूसरा उनको कोई नॉलेज नहीं है, और तीसरा डेडिकेटेड कोई कोर्सेस भी यहाँ अपने नहीं हैं, और चौथा कई सारे जो स्कैम हुए हैं, फ्रॉड हुए हैं, लोगों को लॉस भी हुए हैं। तो अब आपको सबको पता है जो भी स्कैंडल फ्रॉड हुए हैं, जैसे हर्षद मेहता, केतन पारिक फ्रॉड हुआ था। पर उसी के दौरान यहाँ बड़े अच्छे लोग और पावरफुल लोग भी हैं जिन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया। वॉरेन बफेट का तो नाम आपको मालूम ही है, लेकिन एक वॉरेन बफेट इंडिया में ही हैं जिनको सभी लोग वॉरेन बफेट बोलते थे। अभी हाल में ही वो एक्सपायर हो गए हैं। इनका नाम है राकेश झुनझुनवाला। इनको इंडिया का वॉरेन बफेट बोला जाता है। इनके अलावा रामदेव अग्रवाल, विजय गेडिया, राधा कृष्णन दमानी, यह कई लोगों ने पैसा कमाया। पहले समझते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करती है। शेयर मार्केट सब्जी की तरह काम करती है। आप सब्जी मंडी जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं और ख़रीदने से पहले उससे पूछते हैं, भैया आलू दे दो, तो वो कहता है भैया 20 रुपये किलो। आप कहते हो नहीं 15 रुपये किलो, वो कहते हैं नहीं 20 रुपये किलो। आप कहते हैं 15 रुपये से ऊपर नहीं दूंगा। फिर बोलते हैं ना तेरी ना मेरी, चल 18 रुपये लगा ले, नेगोशिएशन हो रहा है। डिमांड एंड सप्लाई से चलती है शेयर मार्केट। किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डिमांड है तो रेट बढ़ जाएगा, जैसे सब्जी की मैंने बात की, क्योंकि सप्लाई नहीं आ रही है। लेकिन ऐसी कोई सब्जी नहीं है जिसकी डिमांड कम है लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसका रेट घट जाएगा। तो शेयर मार्केट भी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही चलता है, उसका रेट भी उसी के ऊपर ही चलता है। तो शेयर मार्केट के अंदर भी ऐसा ही होता है। शेयर मार्केट की सब्जी मंडी क्या है? NSE और BSE। जैसे हम कोई भी सामान लेने जाते हैं, सुपर मार्केट जाते हैं या कोई भी मतलब, तो उसका एक पर्टिकुलर मार्केट होता है, एक बाज़ार होता है। जैसे कुछ आप अगर
अन्न लेने जा रहे हैं, अनाज लेने जा रहे हैं, उसका एक अलग मार्केट होगा, सब्जी मंडी का अलग मार्केट होगा और हर चीज़ों का एक अलग मार्केट होता है। तो ऐसे ही शेयर मार्केट का होता है NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहीं पे जाके आप ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ से आपको पता चलता है सारी चीज़ें। और गलती क्या होती है, यहाँ लोग शेयर खरीदते समय टिप मांगते हैं। अब आप सब्जी करते समय जाते हैं तो टिप तो नहीं मांगते हैं, आप जाते हैं अपना नेगोशिएशन करते हैं और ले लेते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में लोग टिप मांगते हैं, भाई टिप दे दे, किसी से भी पूछते रहते हैं कौन सा चल रहा है अच्छा, किस में हम ले लें, किसके शेयर ले लें, और टीवी से टिप्स लेने की कोशिश करते हैं। एडवर्टाइज़र आजकल बहुत लोग हो गए हैं, बहुत से ज़्यादा इसमें स्कैम भी चल रहे हैं। एडवर्टाइज के नाम पे लोग स्कैम भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो लोग टिप लेने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूज़पेपर से टिप लेते हैं, इंटरनेट से सर्च करते रहते हैं, दोस्तों से लेते हैं। वो हर तरह से टिप लेने की दूसरों से कोशिश करते हैं, ना कि सेल्फ स्टडी करने के बारे में कोशिश करते हैं कि हमको सेल्फ स्टडी करना चाहिए कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। क्योंकि फंडामेंटल अगर आप किसी कंपनी के जान गए तो फिर आपको टिप लेने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। तो आप न्यूज़ को मत ट्रैक करिए, ट्रेंड को ट्रैक करिए। आपको टिप कोई नहीं बता सकता जब तक आप खुद से किसी कंपनी के बारे में एनालिसिस ना करें। थोड़ी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, थोड़ी समझदारी चाहिए इसके अंदर। कमाल की बात है, शेयर करूंगा बस एक फंडामेंटल, वो जो समझ में आ गया ना, शेयर मार्केट में बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा आपको। अब मैं बात करता हूँ पी क्या होता है। ये होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। सबसे पहले समझो कि निफ्टी क्या है। निफ्टी 50, इसमें ये निफ्टी 50 क्या होता है, ये 50 कंपनी जो सबसे बड़ी कंपनी होती है हमारे देश की, वो निफ्टी 50 में लिस्टेड होती है। जो निफ्टी 50 होती है, वैसे तो हमारे देश में हज़ारों कंपनियां हैं, लाखों कंपनियां हैं, लेकिन निफ्टी में वही टॉप 50 कंपनियां लिस्टेड होती हैं जो कि टॉप 50 में होती हैं। जो 50 कंपनियों का ग्रुप होता है, उनको मिला करके एक रिप्रेजेंटेटिव होता है निफ्टी। ये 50 कंपनियों का रिप्रेजेंटेशन करता है कि मार्केट कैसी चल रही है। ये जो टॉप 50 कंपनियां जैसे परफॉर्म कर रही है, उसके हिसाब से निफ्टी भी चलता है। उसी से पता चलता है निफ्टी को देख कर ही कि सारी कंपनियां अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, और निफ्टी में ख़राब परफॉर्मेंस करने वाली कंपनी लिस्टेड होगी ही नहीं। उसमें अच्छा जो भी टॉप 50 कंपनियां हैं वही उसमें लिस्टेड होंगी। अब हम आपको बता दें कि निफ्टी का एक प्राइस अर्निंग रेशियो होता है, यानी कि कितना रुपए लगाऊंगा तो मुझे कितना रुपए मिलेगा। साधारण भाषा में आप समझिए, बस प्राइस अर्निंग रेशियो। बस आज मेरा एक चीज़ पकड़ लीजिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। आज मैं आपको PE की ऐसी कहानी बताऊंगा कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर को पता है लेकिन आपको बताते नहीं हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो किसी की जो निफ्टी का होता है, यानी वह 50 कंपनियों को मिला के, या फिर वही प्राइस अर्निंग रेशियो एक इंडिविजुअल कंपनी का, जैसे रिलायंस का हो सकता है, TCS का हो सकता है, टाटा का हो सकता है, इन्फोसिस का हो सकता है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो आपको चेक करना चाहिए सारी कंपनियों का, वो आपको NSE के उसमें मिल जाएगा। अब आप इंडिविजुअल शेयर को चेक करने से पहले पूरी की पूरी मार्केट को चेक करो कि कितना लगाऊंगा कितना मिलेगा। अब ये प्राइस अर्निंग रेशियो जो होता है, PE आपको बताता है कि मार्केट का जो करंट पोजीशन है, उसका पास्ट का पोजीशन, ये सारी चीज़ें PE से आपको पता चलती है। तो जब जो PE रहता है वो 10 पे सबसे नीचे रहता है, और सबसे ऊपर जब रहता है वो 30 पे रहता है। 30 इसका अधिकतम जाता है, 10 इसका सबसे न्यूनतम जाता है। 10 से भी नीचे जा सकता है, लेकिन असंभव नहीं है ये सब, लेकिन जाता नहीं है। अगर 10 के आसपास है निफ्टी, प्राइस अर्निंग रेशियो निफ्टी का 10, 11, 12, 13 जो भी है, तो पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि इस समय आपको कम पैसे में एक अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। बात वही है कि आपको कम में लेना है, ज़्यादा में बेचना है। अब आप जब पहले से ही ज़्यादा में ले लोगे, आप बिना किसी PE को बिना देखे आप 30 में ले लिए, जब PE 30 था, तो सीधी सी बात है आप महंगे में लिए तो आप सीधी सी बात है कि आप लॉस में जाएंगे ही। तो अगर निफ्टी 30 के आसपास है, 25, 26, 28, 29, 30, तो अब पैसा बहुत कम लगाइए, हो सके तो मत लगाइए, उसमें आपको पैसा लगाना ही नहीं है। निफ्टी नीचे है इन्वेस्ट करिए, निफ्टी ऊपर है तो मत करिए। लेकिन क्या है कि लोगों को टिप चाहिए, वो ये बेसिक ज्ञान तो उनको सीखना नहीं है, निफ्टी में क्या हो रहा है, PE क्या है,
सबसे पूछेंगे, जो भी जानकार होंगे, भैया रिलायंस में लगा दूँ, भैया ये शेयर ले लूँ, वो शेयर ले लूँ। लेकिन अगर आप पी को एनालिसिस करना आपसे आ गया, तो आप खुद डिसीजन ले लेंगे कि हमको कब मार्केट में एंट्री लेना है, कब नहीं लेना है। यहाँ लोग किसी भी बड़े इन्वेस्टर के चक्कर में पड़कर वह जो भी टिप दे दिया उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, और होता ये है कि सारा पैसा डूब जाता है। लोग कोई भी न्यूज़ सुन लेंगे, उसे में इन्वेस्ट कर देंगे, खुद से कोई भी एनालिसिस नहीं करते हैं, और यही वजह है कि बीच-बीच में जो स्कैम हैं वो होते रहते हैं। हर्षद मेहता का भी स्कैम ऐसे हुआ था। वो एसीसी का सीमेंट था, उसका भाव मार्केट में 200 रुपये था। उन्होंने उसकी आर्टिफिशियल बाइंग करा दी। वो 200 से 9000 पहुंच गया। एसीसी सीमेंट में अंदर कोई भी दम नहीं था। कंपनी के फंडामेंटल कमज़ोर थे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ रही थी, टॉप लाइन नहीं बन नहीं रहा था, बॉटम लाइन नहीं बन रहा था, उसका मार्केट में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट नहीं आ रहा था, उसके अंदर ना मैनेजमेंट बदली और ना ही उसके फंडामेंटल जो थे वो भी कमज़ोर थे, और एसीसी की इन्होंने रैली चला दी, उसको मतलब बाइंग करा दी। कुछ भी नहीं, सिर्फ उसको ये बोला बस ये बढ़ेगा, इसको आप खरीदो खरीदो खरीदो। और उस समय एसीसी 200 से 9000 पहुंच गया। अब जो लोग खूब खरीद लिए, अचानक सब बिकवाया, सब बर्बाद हो गया। इसको बोलते हैं हर्षद मेहता स्कैम, आर्टिफिशियल पंप एंड डंप। तो सबसे पहले पंप करा दो, बाद में डंप करा दो, ऊपर ले जा करके बेच के बाहर निकल आओ। तो उसमें हर्षद मेहता ने 200 से 9000 करा के 9000 रुपये में एग्जिट ले लिया, मतलब वहाँ से वो बाहर हो गए। तो उसमें तो उनकी बहुत बड़ी कमाई होगी। आप समझो ना, 1000 का 9000, उसका भी 9 गुना हो गया। देखते देखते रातों रात पैसा कमाया। ये तो 200 से 9000 कर दिया। बस यही कहानी है टिप की। टिप कहाँ मिलती है? टिप मिलती है आपको रेस्टोरेंट में। पहले जाके मार्केट में पीई चेक करो, प्राइस अर्निंग, मतलब निफ्टी 50 का 50 कंपनियों का रिप्रेजेंटेशन है, जो कि वहाँ जाकर चेक करो कि पी क्या है, 10 में, 12 में, 14 में है। इस समय पैसा लगाने का टाइम है। अगर बात 13 तक है तो आप लगाइए, नहीं तो आप वेट करिए, क्योंकि जो प्राइस अर्निंग है वो टाइम टू टाइम ऊपर नीचे होता रहता है। प्राइस अर्निंग रेशियो के फार्मूले को आप थोड़ा सा समझिए, बहुत सिंपल है कि अगर मार्केट का पी, जो कि निफ्टी का पी है, वो 10 है, तो आपको 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये लगाना पड़ेगा। और अगर मार्केट का पीई 30 है, तो आपको 1 रुपये कमाने के लिए 30 रुपये लगाना पड़ेगा। अब आप यही समझ लीजिए कि 1 रुपये कमाने के लिए आप 10 रुपये लगाना चाहते हैं, कि 1 रुपये लगाने के लिए आप 30 रुपये लगाना चाहते हैं। अब 1 रुपये कमाने के लिए 10 लगाने चाहिए या 1 रुपये लगाने के लिए 30? आप खुद सोचो इस बात को। सिंपल सी बात है कि 1 रुपये लगाओ 10 रुपये कमाओ, कि 10 रुपये लगाओ तो 1 रुपये कमाओ, और कि 30 रुपये लगाओ तो 1 रुपये कमाओ। अगर 10 रुपये लगाकर 1 रुपये आप कमा रहे हैं तो 10% की कमाई हो गई, और 30 रुपये लगाकर अगर आप 1 रुपये कमा रहे हैं तो 3.25% की कमाई हो गई। तो 10% ज़्यादा है कि 3.25% ज़्यादा है? ऑब्वियसली 10% ज़्यादा है। तो और अगर आप 30 रुपये लगाकर 1 रुपये कमा रहे हो, तो इससे अच्छा तो आप एफडी में रख दो। एफडी में आपको 5-6% आराम से बन जाता है। तो जब मार्केट में बहुत घोर मंदी और जब मार्केट में बहुत तेज़ी आई, तो उन दिनों पी क्या था, वह डेटा आपको समझ में आएगा। जैसे 1999 में पी 12 चल रहा था। 1999 में 12 चल रहा था पी। उस समय एक साल में 105% का रिटर्न आया था। और ऐसे ही 2003 में भी पी 11 चल रहा था। उस समय एक साल में 116% का रिटर्न आया था। याद रखिए, 6, 7, 8, 10% की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अक्टूबर 2008 में मार्केट क्रैश के बाद पी 10 था। 2008 में एक बार मार्केट क्रैश हुआ था, तो उस समय पी 10 अपने न्यूनतम स्तर में था। उसके बाद जिसने पैसा लगा वो एक साल में 130% कमाया है। ये फैक्ट है, आप गूगल में भी जाके देख सकते हैं। ये तो मैंने आपको उदाहरण दिए जब पी कम और कैसे कमाई हुई थी। अब उदाहरण देते हैं कि किस महीने में साल में जाकर आप गूगल में चेक करिएगा, जब पी ज़्यादा था तो लोगों का नुकसान कितना होगा। फरवरी 2000 में पी 28 पहुँच गया था।
उस समय एक साल में -53% रिटर्न मिला, यानी जो भी पैसा जिन्होंने लगाया था वो आधा डूब गया। जनवरी 2008 में भी उस समय P28 था। मार्केट क्रैश होने से पहले अभी मार्केट क्रैश नहीं हुई थी, ये सिम्टम्स था कि P28 पर चल रहा है। लोग पैसा लगाए जा रहे थे, बार बार लगाए जा रहे थे, P ऊपर है, इन्वेस्ट नहीं, याद रखो ये चीज़ आप। लेकिन लोगों ने लगाया, -64% का नुकसान हुआ एक साल के अंदर, आधे से भी कम रह गया लोगों का बैलेंस जो उन्होंने लगाया था। लेकिन फिर भी लोग पैसा लगाते हैं, वो ये सब चेक नहीं करते, उनको बस टिप चाहिए। सर जॉन टेम्पल्टन ब्रिटिश इन्वेस्टर हैं, वो कहते हैं कि 4 दुनिया के सबसे खतरनाक वर्ड हैं, दिस टाइम इट्स डिफरेंट। अरे भाई हर बार वही होगा, लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि मोदी सरकार है, मार्केट आगे जाएगी, टाइम इज़ डिफरेंट, हर बार यही हो रहा है, हो सकता है बदल जाए। जो अगर फिर भी नहीं हो रही है तो जिनको खुजली होती नहीं, पैसा तो लगाना ही है, तो कम से कम करके आप लगाओ। अगर P28 पे है तो आप 1 लाख लगा रहे हैं तो आप 10,000 लगाइए, अगर आपसे नहीं रह जाता है लगाना तो। लेकिन वहाँ पे चुप रहो, जब P नीचे आएगा, जब P 12-13 के नीचे आएगा तभी लगाएंगे। वॉरेन बफेट के जो गुरु थे, फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, क्या बोलते हैं कि उनको हम बेंजामिन ग्राहम के नाम से जानते हैं, इनकी बुक भी आती है। और अगर रियल में किसी को शेयर मार्केट के बारे में कंप्लीट जानकारी लेनी है, बेसिक अगर सीखना है, तो बेंजामिन ग्राहम की बुक ज़रूर पढ़ें। तो वो कहते हैं कि स्टॉक सस्ते में कैसे ख़रीदना है, मतलब एक सस्ती चीज़ को महंगे में ख़रीदना या महंगी चीज़ को सस्ते में ख़रीदना, इसी में सारी कहानी है। वो कहते हैं कि वेट करो, जब टाइम ठीक आएगा महंगी चीज़ सस्ती हो जाएगी। इस कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि महंगी चीज़ जो है सस्ती हो गई, ये आपको पता चलेगा प्राइस अर्निंग रेशियो से। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं मेरा काम 85% उनके गुरु यानी सर बेंजामिन ग्राहम जैसा है, वो अपने गुरु को ही फॉलो करते हैं। आपका जो ब्रोकर है ना, फिर चाहे वो आपको म्यूचुअल फंड की एडवाइस दे, चाहे आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हो आपका, ये सब बताते ही नहीं आपको कि P क्या होता है। आपके वेल्थ मैनेजर आपको नहीं बताते हैं, छुपा के रखते हैं सारी चीज़ें। पहली चीज़, ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है इसके बारे में, और दूसरी चीज़ अगर मालूम भी है तो वो बताना नहीं चाहते। बताने क्यों नहीं चाहते? क्योंकि आपसे जब वो इन्वेस्ट करवाते हैं ना तो उनको कमीशन मिलती है। आपका कोई भी ब्रोकर है, चाहे जो कोई भी हो, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, जितने भी ब्रोकर हैं वो कोई भी नहीं बताते हैं कि आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए एक्चुअल में। वो हमेशा करवाते रहेंगे, क्योंकि भाई उनका जो ब्रोकरेज है वो तो उनको मिलेगी भाई, उससे तो उनका पेट चल रहा है। और चक्कर ये है कि आपसे इन्वेस्ट करवाते रहते हैं, आप कर रहे हैं क्योंकि आपको उनको कमीशन मिल रही है। और मैं आपको बता दूं कि निफ्टी का P मिलेगा कहाँ से, निफ्टी का P क्या चल रहा है, तो आप सीधा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाकर देखो, NSE। और वहाँ से अगर नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। आप aryamoney.com वेबसाइट पे जाइए, वहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करिए और सबसे नीचे आप जैसे ही जाएंगे तो मार्केट मीटर सेक्शन होगा, वहीं पे आपको निफ्टी P पे क्लिक करिए। वहाँ पे आपको P का जैसे क्लिक करेंगे तो सीधा आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर ले जा करके आपको निफ्टी का P दिखा देगा। तो इस चीज़ को आप खुद एनालिसिस करिए P को, किसी से टिप मत मांगिए, क्योंकि टिप जो है वो होटल में मिलती है। अगर आपको रियल में शेयर मार्केट में आना है, एक लंबे टाइम तक बने रहना है, तो आप, और हाँ, शेयर मार्केट में मैं आपको अगली वीडियो में, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसमें मैं सारी चीज़ें कवर नहीं करूँगा, लेकिन अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको एक्चुअल में होता क्या इन्वेस्टमेंट। यहाँ लोग समझते नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें अलग होती हैं। इन्वेस्टमेंट अलग होता है, ट्रेडिंग अलग होती है। ट्रेडिंग आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, आपकी फ्यूचर ट्रेडिंग हो गई, फ्यूचर ऑप्शन हो गया, सारी चीज़ें अलग है, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बस हम आ जाए मार्केट में और आज से हमने पैसा कमाना शुरू कर दिया, वो होती है ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग में मोस्टली जो चांसेस होते हैं 99% वो डूबने के होते हैं, 1% वहाँ पे लोग सक्सेस होते हैं।
तो आपको डिसाइड करना है कि आपको इन्वेस्टमेंट में जाना है कि आपको ट्रेडिंग में जाना है। इन्वेस्टमेंट में अगर आप जाएंगे तो आपको थोड़ा सा लंबा टाइम लेके चलना पड़ेगा, लेकिन आपको वहाँ पे प्रॉफिट की जो चांसेस है वो 99% रहेंगे अगर आपने खुद से एनालिसिस करके आपने अगर काम किया। अगर आप टिप मांगेंगे, अगर आप किसी एडवाइज़र से सलाह लेंगे तो एडवाइज़र को चाहिए कमीशन, और वो नहीं चाहेगा कि आपसे वो वेट करवाए। उसको हर महीने आपसे, हर महीने नहीं, हर रोज़ आपको उससे कमीशन चाहिए। और सीधी सी बात है, एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल है कि अगर आपको कहीं से प्रॉफिट हो रहा है, आपको कहीं से घर चल रहा है, आपका पेट चल रहा है, तो आप नहीं चाहेंगे कि आप उसको बंद करें। आप यही चाहेंगे कि हाँ, बस मेरा चले, सामने वाले का चाहे जाए या न जाए। बाकी शेयर मार्केट को लोगों ने बदनाम तो करके रखा है कि हाँ, इसमें आप डूबेंगे ही। अब सबसे बड़े उदाहरण तो अपने इंडिया के ही हैं, राकेश झुनझुनवाला। 22-23 हज़ार करोड़ से ज़्यादा उन्होंने अर्निंग की आज तक शेयर मार्केट से ही। तो यही कि डिसीजन आपको लेना है कि आपको एडवाइज़र टिप चाहिए या आपको खुद से एनालिसिस करना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूँगा, बेसिक जानकारी दूँगा शेयर मार्केट के बारे में। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। और हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग का लाइव सेशन भी चलता रहेगा यूट्यूब में ही, तो आप ज्वाइन करिएगा, हम आपको वहाँ पे लाइव सिग्नल भी देंगे। तो अगली वीडियो में फिर